Organizing. Let's start with the definition. Organizing is that function of management which decides who will do a particular task, where it will be done and when it will be done. अगर हम प्लानिंग की बात करें तो हमें 2 सवालों के जवाब मिले थे कि हमें करना क्या है एंड वो काम होगा कैसे। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग में भी हमें 3 सवालों के जवाब मिलते हैं प्लानिंग के आगे जाके। दैट इज़ कि वो टास्क करेगा कौन, वो टास्क करना कब है एंड वो टास्क होगा कब। एज एन एग्ज़ाम्पल हम एक स्कूल की बात करते हैं। जिस तरह एक लाइब्रेरियन को पता होता है कि मेरा काम लिमिटेड है बुक्स तक, एक कैंटीन वाले मैनेजर को पता होता है मेरा काम है लिमिटेड है खाने तक, वैसे ही एक प्रिंसिपल को भी पता होता है कि मेरा काम क्या है, एक टीचर को भी पता होता है मेरा काम क्या है। अगर हम कैंटीन वाले मैनेजर को एक टीचर के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही हर किसी इंडिविजुअल के अपने अपने स्किल्स हैं और उसके मुताबिक उसे काम अलॉट किए जाते हैं, उसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नाउ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि हमें काम करने क्या है एंड फिर उस टोटल वर्क को बाकी सब में डिवाइड कर देना। स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करते कि स्कूल को काम करना क्या होता है। हमें बुक्स अरेंज करनी पड़ती है, हमें स्टूडेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, हमें टीचर्स अलॉट करने पड़ते हैं, हमें क्लासेस ज़्यादा बनवानी पड़ती है, वट एवर। ठीक है। एंड फिर हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं कि पढ़ाने का काम टीचर्स का, बुक्स कौन संभालेगा, लाइब्रेरियन, कैंटीन कौन संभालेगा, उसके लिए अलग बंदा रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, ताकि किसी के ऊपर किसी भी काम का बर्डन ना आ पाए। अगर हम एक टीचर को ही कह देंगे कि आप ही स्कूल चलाओ तो फिर कैसे चलेगा। अगर हम एक कैंटीन वाले को कह देंगे कि आपको लाइब्रेरी भी चलानी है साथ साथ, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन एंड देन डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है डिपार्टमेंट क्रिएट करना। डिपार्टमेंट यानी कि एक बड़ी सी यूनिट जिसके अंदर वो सारे छोटे काम आ जाएंगे जो तकरीबन सेम होते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया परचेजिंग, मार्केटिंग और फाइनेंस। ये तीनों क्या हैं? फंक्शंस। इनको नाम एक डिपार्टमेंट दे दिया फंक्शंस। कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स या फुटवेयर या सन ग्लासेस, इन सबको क्या नाम दे दिया? प्रोडक्ट। और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सब क्या हैं? टेरिटरी। तो इन सबको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिल गया अपना। दैट इज़ व्हाट डिपार्टमेंटलाइजेशन इज़। थर्ड स्टेप इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब जैसे हमने आइडेंटिफिकेशन में ये पता लगा लिया था कि हमें काम क्या करना है, जैसे खाना संभालना है, बुक्स इकट्ठी करनी है, मैनेज करनी है, बच्चों को एडमिशन दिलवाने हैं और पढ़ाना भी है, हमने काम डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे? अब हम ड्यूटीज़ असाइन करेंगे। पढ़ाने का काम एक टीचर का होगा, एडमिशन्स लेने का काम एक मैनेजर रखा जाएगा, कैंटीन कौन संभालेगा, बुक्स कौन संभालेगा, एक लाइब्रेरियन संभालेगा। लास्ट स्टेप इज़ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। रिपोर्टिंग यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमें ऑर्डर्स किससे लेने हैं और जब काम हो जाए तो उसका रिज़ल्ट किसे दिखाना है। दैट फ्रॉम whom to take the orders and to whom he or she is accountable. Next is importance of organizing. Number 1, benefits of specialization. स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हमें पता है कि हमें क्या काम करना है तो उसमें हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। जैसे कि हमें पता है, एक टीचर को पता है कि मुझे कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, लेकिन वही काम मैं अगर एक लाइब्रेरियन को दे दूंगा तो क्या उसे पता होगा कि किस तरह पढ़ाना है? वो तो रिसोर्सेज की वेस्टेज कर देगा ना, वो तो उनका टाइम ख़राब कर देगा ना बच्चों का। तो उसको स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाएगी उस चीज़ के अंदर, टीचिंग के अंदर, एक लाइब्रेरियन को। सिमिलरली अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करके चलेंगे, सबको पता होगा कि हमें क्या क्या करना है, उसके लिए हमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। सेकेंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। वही अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। हमें पता होगा कि हमें किसको काम दिखाना है और ऑर्डर्स किससे लेने हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने बात करी स्पेशलाइजेशन में कि अगर हमें पता होगा कि वो काम करना कैसे है और क्या करना है वगैरह वगैरह, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे।
ना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना कम यूज़ करेंगे, जितना हो सकता है उतना यूज़ करेंगे इफेक्टिव मैनर में। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर एक एंटरप्राइज़ को या एक स्कूल को पता होगा कि हमारे काम हैं क्या क्या, और सबको अगर सही तरीके से अलॉट किया जाए वो काम उनके स्किल्स के हिसाब से, तो क्या एक एंटरप्राइज या स्कूल की ग्रोथ नहीं होगी, क्या एक्सपेंशन नहीं होगी? 100% होगी। नेक्स्ट इज़ अडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग हमें मदद करता है कि हमें किस तरह मार्केट के चेंजेस के हिसाब से अपने आप को भी बदलना है, हमें स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस करने हैं, हमें टीचर के स्किल्स किस तरह से बढ़ाने हैं, हमें और टीचर में क्या क्या नए स्किल्स चाहिए, बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फ्रेमवर्क within which managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationship between people, work and resources. इसमें एक टर्म यूज़ करी जाती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका बेसिकली मतलब होता है कि एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफ़ेक्टिवली रख सकता है ताकि वो काम भी अच्छा करे और सुपीरियर को कोई तकलीफ भी ना हो, कोई टेंशन ना हो, कुछ ना हो, उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ उसने रखे हैं वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं एंड दैट टू वो खुश भी हैं उसके अंडर काम करके। तो दैट इज़ व्हाट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स। कॉमनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे तो ऑर्गेनाइजिंग खुद एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, बट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी कई डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। और इन्हीं फंक्शंस को अगर हम ग्रुप करके एक फ्रेमवर्क के अंदर डाल दें तो वो क्या बन जाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नंबर 1 एडवांटेजेस, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है अगर हमें पता होगा कि हमें क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करना है तो उसमें स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाएगी। लाइक ह्यूमन रिसोर्स वाले को पता होगा कि मुझे एम्प्लॉय से रिलेटेड काम करना है, फाइनेंस वाले को पता होगा कि मुझे फंड्स रेज करने हैं और पैसा संभालना है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज प्रॉफिट्स। अगर हमें पता होगा कि हमें क्या क्या काम करना है और अगर उस काम को हम सही तरीके से करें तो ऑब्वियसली एंटरप्राइज के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ लोअर्स द कॉस्ट। अगर हम मार्केटिंग वाले को पता है कि मुझे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है और वो काम ढंग से होगा कैसे, तो फिर जो रिसोर्सेज की कॉस्ट है वो अपने आप कम हो जाएगी, वो एफिशिएंटली और ऑप्टिमली यूज़ कर सकेगा रिसोर्सेज को, तो इट लोअर्स द कॉस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा रहता है एम्प्लॉयज़ के बीच, या फिर अगर स्कूल की बात करूँ तो टीचर्स वगैरह सबके अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल काफ़ी अच्छे तरीके से बैठा होता है क्योंकि लिमिटेड फंक्शंस हैं और आराम से काम हो सकता है। नाउ डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, मोर एम्फोसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है अगर मार्केटिंग वाला अपनी मार्केटिंग की तरफ ही ध्यान लेने लग गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन की तरफ ही ध्यान लेने लग गया तो ओवरऑल जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला सोचता है कि मेरा डिपार्टमेंट आगे बढ़े, फाइनेंस वाला सोचता है मेरा आगे बढ़े, लेकिन कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पीछे रह जाता है। सेकेंड इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें फंड्स रेज करने हैं अच्छे तरीके से, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि नहीं, पहले हमें प्रोडक्शन पे ध्यान देना है और कॉस्ट कम करनी है, तो कई बार इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। थर्ड इज़ इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। अगर अब कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए डिपार्टमेंट्स के बीच तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी रिड्यूस होने लग जाती है। अडेप्टेशन टू चेंज वाला पॉइंट, फिर हम चेंज नहीं हो पाते और हमारी कंपनी लॉस में चली जाती है। एंड नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। कई बार जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उन सब की जो पर्टिकुलर ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। पहले वो कहते हैं कि प्रोडक्शन आगे बढ़ना चाहिए, फाइनेंस आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट्स ही होने लग गए, आपस में ही नहीं इन सब की बन पा रही, तो इनकी अपनी ग्रोथ भी रुक जाती है। नेक्स्ट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है ये बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बना होता है कि हमारा बिजनेस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं।
हम उसके डिविजन्स बना सकते हैं, तो उसे बोल दिया डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजन्स कैसे बना सकते हैं? सपोज करो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो कॉस्मेटिक्स भी मैन्युफैक्चर करता है, गारमेंट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इसके डिविजन्स बना के इसके अंदर फंक्शंस अलॉट कर देते हैं। जैसे कि कॉस्मेटिक्स के अंदर आ गया HR, मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन। अब देख के ही पता चल रहा होगा कि ये टर्म जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर से काफ़ी बड़ी है, क्योंकि फंक्शन स्ट्रक्चर इसके अंडर ही आ गया एक तरह से डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नंबर 1 एडवांटेजेस, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अडेप्टेशन टू चेंज, एंड इनिशिएटिव यानी कि इसमें एम्प्लॉयज़ को जो है इनिशिएट किया जाता है कि आप आगे बढ़ो और काम सीखो और काम करो ताकि प्रोडक्ट की और तरक्की हो। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियड स्किल्स। एम्प्लॉयज़ के स्किल्स पे ज़्यादा काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय जैसे कॉस्मेटिक के अंदर, मार्केटिंग के अंदर एक काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसको साथ ही साथ HR के अंदर भी काम कराया जाता है, उसको फाइनेंस के अंदर की भी नॉलेज दी जाती है ताकि वो और आगे बढ़े और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो और कॉस्मेटिक्स की जो है प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑब्वियसली अगर अब ढंग से काम होगा, सबके स्किल्स बढ़ेंगे, सबको पता होगा कि हमें करना क्या है, किस तरीके से और इसे बढ़ाना है, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन अपने आप हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन बिकम्स ईजी। इसका मतलब है कि अगर सबको पता है हम एक ही प्रोडक्ट के अंडर काम कर रहे हैं, भले ही वो HR में हो या कोई मार्केटिंग में हो या फाइनेंस में, लेकिन सबको पता तो है ना कि हम एक ही प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, हमें इसकी ग्रोथ पे ध्यान देना है। हम क्यों देखें हमें गारमेंट्स की ग्रोथ पे ध्यान देना है, फुटवेयर की, हम तो कॉस्मेटिक्स के लिए काम कर रहे हैं ना। तो सारे एम्प्लॉयज़ ये समझ के काम करते हैं, तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन जो है वो और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि अब फुटवेयर वाला और गारमेंट्स वाला कह रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, वो भी हाई यूनिट्स में, ठीक है, एंड वो दोनों सिमिलर रिसोर्सेज मांग रहे हैं कि हमें 10 मशीनें चाहिए, 1500 एम्प्लॉयज़ चाहिए वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाते हैं। वो मैनेजिंग डायरेक्टर से जाके बात करते हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को भी कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं कितने रिसोर्सेज कहाँ पर दूँ। तो उन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। नेक्स्ट इज इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। अगर अब मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों को सिमिलर रिसोर्सेज, सिमिलर यूनिट्स के अंदर देगा तो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट इज इट मे इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब जैसे कि मैंने बात कही, कॉस्मेटिक्स वाला कॉस्मेटिक्स पे ध्यान देगा, फुटवेयर वाला फुटवेयर पे ध्यान देगा, लेकिन कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है ये सारे भूल जाएंगे। एक मैनेजिंग डायरेक्टर क्या चाहता है अपने बिजनेस से वो सारे भूल जाएंगे, सारे अपनी अपनी यूनिट्स पे काम करना शुरू कर देंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिकम्स कॉम्प्लेक्स। अब हर डिवीज़न के इतने सारे फंक्शंस हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स के भी HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के भी HR, मार्केटिंग, फाइनेंस फंक्शन। तो स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो टॉप मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। सेकेंड फीचर इज़ कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हैं वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्केलर चेन। जैसे कि अगर हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ किसी से बात भी करनी है तो हमें स्केलर चेन के थ्रू करनी पड़ेगी। स्केलर चेन क्या होती है ये आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर लेड डाउन बाय रूल्स, कि कौन किसके साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, ये भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन which arises out of the network of social relationships among the employees in a company
That is what informal organization is. Now, features of informal organization. Number one, it arises of social और personal interaction among employees. कि अगर मैंने किसी और से जाके एक एम्प्लॉय से उसका हाल चाल भी पूछ लिया तो एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप अराइज हो गई. नेक्स्ट इज इट emerges spontaneously and is not deliberately created by the management. ये कोई टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट नहीं बनाती, ये अपने आप बन जाती है स्पॉन्टेनियसली. वही बात करें ना, जैसे मैंने किसी का जाके हाल भी पूछ लिया ना तो मेरी एक रिलेशनशिप बन गई उसके साथ, इनफॉर्मल. थर्ड इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. इसका मतलब है कि अगर एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ बात भी करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे स्केलर चेन के थ्रू ही बात करनी पड़ेगी, वो नॉर्मली जाके अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है. नेक्स्ट इज इट हैज़ नो डिफाइनेड स्ट्रक्चर. इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको अपने सुपीरियर से पूछ के ही अपने सबऑर्डिनेट से बात करनी है या उससे ऑर्डर्स लेने हैं या उससे परमिशन लेनी है वगैरह वगैरह. ऐसा कुछ भी नहीं होता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी दूसरे को ट्रांसफ़र करना या अपना कोई काम दूसरे को ट्रांसफ़र करना. इट मीन्स टू ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट. ये हम डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि एक पापा अपने बेटे को कहते हैं कि आज से मेरा बिजनेस तू संभालेगा. दैट इज़ व्हाट डेलीगेशन. मम्मी कहती है कि बेटा आज से सारी घर की सब्जियां तू लाएगा. दैट इज़ व्हाट डेलीगेशन. तो डेलीगेशन हम डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है एक सुपीरियर का राइट है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर या कमांड्स दे सकता है कोई काम करने के लिए. नेक्स्ट एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके सबऑर्डिनेट की उसके सुपीरियर के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके दिए हुए ऑर्डर्स को वो अच्छी तरह देखें और उस पर काम करें. नेक्स्ट एलिमेंट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को आंसरेबल है किस लिए, कि उसने वो काम किया कैसे, वो काम हुआ कैसे या उसका रिजल्ट क्या रहा. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. नंबर 1 इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन भी मिलता रहता है. कैसे? जैसे कि एक बॉस ने अपना कोई ख़ास काम अपने एक एम्प्लॉय को दिया कि बेटा तुझे ये काम करना है, तो एम्प्लॉय के अंदर एक अलग से ही उमंग जाग जाती है. अरे वाह, बॉस ने आज मुझे चुना ये काम करने के लिए, इसमें मैं पूरा जोर लगा दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा. तो दैट इज़ मोटिवेशन. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय डेवलपमेंट. अगर उसे नया काम दिया जाए नए टाइम पे जो उसने कभी देखा भी ना हो या कभी सीखा भी ना हो, तो उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी. उसे नए नए स्किल्स सीखने को मिलेंगे, उसे नई नई सिचुएशंस फेस करने का मौका मिलेगा. तो बेसिकली अंदर ही अंदर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती रहेगी. नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. अब हमारे एम्प्लॉयज़ और आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें नई नई अथॉरिटीज़ मिल रही हैं वो उन पर खरे उतर रहे हैं, तो कंपनी की ओवरऑल जो है वो ग्रोथ और एक्सपेंशन होगी. नेक्स्ट इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन. बेटर कोऑर्डिनेशन यानी कि अगर हर एक एम्प्लॉय को पता है कि मुझे क्या काम करना है, मुझे ये अथॉरिटी दी गई है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये आंसरेबिलिटी है, तो कोऑर्डिनेशन जो होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच वो काफ़ी अच्छा हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब ये है कि डेलीगेशन में होता था कि हम एक ही एम्प्लॉय को अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हम बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या डिवीजन या डिपार्टमेंट्स के अंदर अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं. मतलब कि काफ़ी बड़े लेवल पे की जाती है ये चीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जनरल मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को कोई ऑर्डर्स दिए इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एंड प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ा काम करने के बाद थक गया और वो दोबारा जनरल मैनेजर के पास जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरे से काम अकेले नहीं हो पा रहा, आप प्लीज़ इस अथॉरिटी को बढ़ा दीजिए. लेकिन अगर जब पहले जो उसने अथॉरिटी दी थी खाली प्रोडक्शन मैनेजर को,
ये एग्जांपल था डेलीगेशन का। और जनरल मैनेजर अब क्या करता है, उसी अथॉरिटी को काफ़ी सारे मैनेजर्स के अंदर डिवाइड कर देता है, और ये एग्जांपल बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का। एक सेंटेंस बोला जाता है, व्हेन वी डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय 2, यानी कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। और व्हेन वी डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हम काफ़ी सारे लोगों के बीच में, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर 1, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट का फिर कोई रोल नहीं रहता। वो कहता है कि सारी अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में है, तुम डिसीजंस लो, तुम ही सब कुछ करो। नेक्स्ट इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। वही अगर सबऑर्डिनेट्स को काम दिया जाएगा या कोई अथॉरिटी दी जाएगी और वो चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, तो एक इनिशिएटिव की तरह काम करता है, मोटिवेशन की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। और जब सबऑर्डिनेट्स नए नए स्किल्स सीखेंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे, तो उनकी जो है ग्रोथ भी होगी और कंपनी की भी ग्रोथ होगी। लास्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर हमें टॉप मैनेजमेंट से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सारे डिसीजंस सबऑर्डिनेट्स अपने आप ले सकते हैं, तो इससे फटाफट डिसीजन मेकिंग हो जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग।